नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग करने के बाद आगे की संभावनाओं पर और कैसे देश विदेश में मिलने वाली स्कॉलरशिप इसमें आपकी मदद कर सकती है। अक्सर ये देखा जाता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद युवा हायर स्टडीज करने के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पैसे की तंगी, जिसे आप कई तरह की स्कॉलरशिप्स पाकर हल कर सकते हैं। हर युवा चाहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो हायर स्टडीज के लिए देश से बाहर जाए, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी की वजह से वो ये मौका गवा देता है। ऐसे में स्कॉलरशिप न सिर्फ उनकी मदद करती है, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए सही प्लेटफॉर्म तैयार करती है। सरकारी और गैर सरकारी हर तरह की स्कॉलरशिप छात्रों के लिए मौजूद है, जिसमें एमटेक, एमई के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिसर्च के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और समय समय पर इनके लिए परीक्षा भी ली जाती है, जिससे योग्य उम्मीदवार इसका फायदा ले सके। स्कॉलरशिप के जरिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आप स्टडीज कर सकते हैं। हिंदू हिताची स्कॉलरशिप, ब्रिटिश शेवनिंग स्कॉलरशिप और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज स्कॉलरशिप जैसी कई स्कॉलरशिप के साथ आप देश विदेश में हायर स्टडीज ले सकते हैं। इसके लिए आप इंजीनियरिंग के दौरान ही सारी जानकारियां हासिल कर लें तो बेहतर होगा, जिससे इंजीनियरिंग खत्म होते तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। साथ ही खुद को अपडेट रखने के लिए पहले से तैयारियां करना ही उचित होगा। किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ हायर स्टडीज में भी मदद करेगा। तो बस थोड़ी सी तैयारी के साथ स्कॉलरशिप और सही गाइडेंस के चलते आप भी मनचाही मंजिल पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी24 घंटे, छत्तीसगढ़। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एचपी लैब्स के कंसल्टेंट, रिसर्च कंसल्टेंट अतेंद्र सिंह जी। अतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश गाइड में। जी शुक्रिया। अतेंद्र जी, बिल्कुल आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं और वाकई में सबसे बड़ी चीज आज जो हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वो कैसे इंस्पिरेशन आपसे ले सकते हैं। आप मात्र 24 साल के हैं और आपकी उपलब्धियां यहाँ पर अनगिनत हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने एक प्रोफाइल पर नजर डालें, किस तरीके से आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और किस तरीके से सभी वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कैसे आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने बीटेक के समय से। 2008 में मैंने अपना बीटेक जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश से किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी बीटेक रही। 2008 में मैं जब बीटेक से निकलने वाला था तो उन दिनों मैंने एक रिसर्च, छोटी सी एक रिसर्च की थी, जिसके फलस्वरूप मुझे हांगकांग में एक रिसर्च पेपर पढ़ने का अवसर मिला और उसके चलते मैं हांगकांग 2009 में गया। फलस्वरूप मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई और मैंने इरास्मस मुंडस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्कॉलरशिप जो मिलती है वहाँ अप्लाई किया और फिर मैं 2009 अगस्त के महीने में वहाँ यूरोप चला गया। वहाँ पे शिक्षा का एक नया आयाम मुझे मिला, एक नया नज़रिया देखने को मिला। शुरुआत मेरी नॉर्वे से रही। 2010 में फिर मैं स्पेन और फिनलैंड गया और उसके बाद अंततः मैं 2011 में फ्रांस में रहा जी। फ्रांस में मुझे फिर एक अवसर मिला। वहाँ पे एक रिसर्च लेबॉरेटरी है, टेक्निकल रिसर्च लैब्स, जहाँ पे मैंने आधुनिक तकनीकियों पे काम किया और फलस्वरूप उसके बाद मैं अब हिंदुस्तान वापस आ गया हूँ। एचपी ने मुझे अवसर दिया एक रिसर्च कंसल्टेंट की तरह उनके साथ काम करने का। जी बिल्कुल, यहाँ पर एचपी में फिलहाल आप एज अ रिसर्च कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो एचपी के सिर्फ 4 लैब्स हैं और फिलहाल अभी आप वहाँ पर एज अ रिसर्च कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की, आपका बैकग्राउंड अतेंद्र जी रहा इंजीनियरिंग का, आपने शुरुआत की। इंजीनियरिंग के बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा हैं और आजकल जिस तरीके से देखा जाए तो इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का रुझान, स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आती हैं? कितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बच्चों के लिए धीरे धीरे ओपन होते जा रहे हैं?
जी, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि भारतीय इंजीनियरों की देश और दुनिया में बहुत ज़रूरत है और बहुत इज़्ज़त है उनके प्रति। ये मेरे अपने अनुभव में मैंने ये देखा कि क्योंकि जब मैं भारत से आया हूँ तो हर आदमी ये उम्मीद करता है कि ख़ास तौर से कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में ये काफ़ी सक्षम होंगे और इसीलिए बहुत उम्मीद और आशा है मुझे कि हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है और इंजीनियर्स जो इंडिया से बाहर जाते हैं या बाहर हिंदुस्तान में भी रहते हैं अपने आप में किसी भी अन्य देश के इंजीनियर से कम नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि एक स्टूडेंट में फोकस रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जिस तरीके से हम बात करें फिलहाल इंजीनियरिंग फील्ड की, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बच्चे जब अपनी एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं तो उनके पास गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है और कई बार उनको कन्फ्यूजन भी रहता है, कन्फ्यूजन स्टेट भी रहता है उनके माइंड का कि उनको इस फील्ड का चुनाव करना है या दूसरे फील्ड का चुनाव करना है। ऐसे में क्या लगता है उनको किन किन खास चीज़ों को ध्यान में रख के अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड का चुनाव करना चाहिए? जी, दरअसल मैंने अपने साथ भी यही दुविधा महसूस की थी। जब 2008 में इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई थी तो सबसे बड़ा सवाल था कि आगे क्या किया जाए और आमूमन जो अफसर हमारे पास सामने रहते हैं या तो हम MBA में चले जाएं या M.Tech की तरफ बढ़ें या नौकरी करने चले जाएं। किस्मत थी कि मेरे पास ये तीनों अवसर थे और उस समय मैंने ये महसूस किया कि हम क्या वाकई में इंडियन इंजीनियरिंग के प्रति खुश हैं? क्या हम तसल्ली से कह सकते हैं कि हाँ, हमने इंजीनियरिंग में वाकई में कुछ ख़ास हिंदुस्तान के प्रति किया या इंजीनियरिंग के प्रति किया? मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा पढ़ने की और ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और अवसर मिला, मेरे को इरास्मस मुंडस की स्कॉलरशिप मिली और मैंने फिर ये चयन किया कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं। जी बिल्कुल। स्कॉलरशिप की आपने यहाँ पर बात की तो वाकई में जिस तरीके से हम बात करते हैं, अगर स्टूडेंट्स की बात करें, इंजीनियरिंग फील्ड की नहीं बाकी भी फील्ड्स की अगर हम बात करें तो आगे बढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए बात की जाए तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है पैसों की तंगी और एक सही चुनाव कि किस तरीके से उनको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, फर्दर वो कहाँ कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्कॉलरशिप की बात करें पैसे की तंगी दूर करने के लिए, स्कॉलरशिप के क्या कुछ ऑप्शन हैं बच्चों के पास? जी, स्कॉलरशिप के दरअसल बहुत ऑप्शन हैं। आज की तारीख में हर देश में ये उनकी तरफ से अवसर रहा है कि एजुकेशन को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं अपने देश में और स्कॉलरशिप सबसे बड़ा माध्यम होता है। अमेरिका में लंबे समय से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप चली आ रही हैं। अब जो है चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी निम्नलिखित स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और यूरोप में क्योंकि मैं इतने समय रहा हूँ तो हर देश की अपनी स्कॉलरशिप है। जैसे जर्मनी में आप डार्ट स्कॉलरशिप होती है, फ्रांस में आईफिल स्कॉलरशिप्स हैं और यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो इरास्मस मुंडस है। और अच्छी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन की तरफ केंद्रित नहीं है। ये आप चाहे आर्ट्स के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, सोशल साइंस के फील्ड में, हर किसी को यहाँ पर एक ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है, जैसे सबके अलग अलग फील्ड्स होते हैं तो स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि पर्टिकुलर जिस फील्ड में वो स्टडी कर रहे हैं, जिस फील्ड में वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको उसमें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है कि नहीं। जैसे एक माइंड सेट हो रखा है कि इंजीनियरिंग में शायद मिलेगी, मेडिकल फील्ड में आगे स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी फील्ड्स के बारे में हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर जानकारी दें स्टूडेंट्स को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि उनके पास भी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी, अगर बाहर जाने की बात की जाए तो क्योंकि मैं 4 देशों में पढ़ाई करी और वहाँ के एम्बेसीज में काफ़ी मेरा उनसे बातचीत, मेरी वार्तालाप हुई, तो मैंने ये देखा कि हर एम्बेसी अपने आप में एक प्रमोशन करता है स्कॉलरशिप्स का, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या उनके राज्य स्तर पे हो। तो आप सबसे बड़ा अच्छा और सबसे सरल और सबसे अहम माध्यम है कि आप एम्बेसीज में जाके उनसे बात करें। फ़ोन लाइन उपलब्ध हैं, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन उपलब्ध है और उसके ज़रिए आप उनके लोगों से मिल सकते हैं और वो बहुत अच्छे से आपको मिलते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं। बड़े शहरों में, दिल्ली या बंगलौर जैसे बड़े शहरों में ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप्स का आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सोर्सेज भी हैं जिसके जरिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर हासिल की जा सकती है और स्कॉलरशिप्स का फायदा भी यहाँ पर उठाया जा सकता है और भी बहुत कुछ जानकारियाँ अगर आप बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और स्कॉलरशिप्स के लिए आपको क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं स्कॉलरशिप्स के जरिए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में और एचपी लैब्स के रिसर्च कंसल्टेंट अतुल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की आपके प्रोफाइल के बारे में, हमने चर्चा की और साथ ही स्कॉलरशिप को लेकर जो हम बात कर रहे थे उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त फोकस रखना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके। स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो उसका क्या कुछ प्रोफाइल होना चाहिए, क्या कुछ प्रोसीजर होता है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, वो जानना चाहेंगे। जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपको एक कैलेंडर के तौर पे पता होना चाहिए कि कौन सी तारीख में कब स्कॉलरशिप खुलती है, क्योंकि हर स्कॉलरशिप हर देश का उनकी एक अपनी प्रक्रिया रहती है और सही टाइम पे अप्लाई करना सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है। और प्लानिंग, मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी है कि कम से कम आप 1.5-2 साल का वक्त मान के चलें। उसमें ज़रूरी है कि आप अपनी उपलब्धियों को बढ़ाएं। मैं ये मानता हूँ कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप रिसर्च पेपर लिखें, आप अच्छी जगह इंटर्नशिप करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें और तब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। ये एक जनरल बात है जो मेरे ख्याल में हर जगह लागू होती है। रिसर्च पेपर मैं जानता हूँ कई लोगों ने सोशल साइंस के क्षेत्र में लिखा है, इतिहास के क्षेत्र में लिखा है, भूगोल के क्षेत्र में भी मेरे कुछ जानकारी में है। जी बिल्कुल, रिसर्च यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही जिस तरीके से आपने प्लानिंग की यहाँ पर बात की और साथ ही आपने कहा कि 1 से 1.5 साल का समय यहाँ पर लेके चलना चाहिए, उसका क्या मतलब है? प्लानिंग किस तरीके से, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग, आप आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग, और टाइम की जिस तरीके से आपने बात की, तो क्या एक पर्टिकुलर जैसे ग्रेजुएशन की हम बात करें तो मास्टर्स अगर करनी है, मास्टर्स के लिए अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए तो क्या उसमें उसको 1-1.5 साल का समय मान के चलना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने में आपको कम से कम 6 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं और उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कई बार वीज़ा को लेके ये सारी जानकारी आपको इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको 6 महीने सेलेक्ट होने में लगते हैं, लेकिन अपने आप को काबिल बनाने के लिए कि हम जब अप्लाई करें तो एक हमारे पास कम थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहे, उसको बनाने में कम से कम नहीं तो साल, 1.25 साल या 1.5 साल लग सकता है। उसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप पार्ट लीजिए, जीतिए, एक अपने आप को सुदृढ़ बनाइए ताकि सिर्फ नंबर ही काफ़ी नहीं होते, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इसमें पूर्ण जोर रहता है। जी बिल्कुल, यानी कि जो बीच का समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे वो ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा करे, ज्ञान अर्जित करे, बेसिकली उस पर उसको फोकस करना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन का सबसे बड़ा एक जो मीडियम रहता है, माध्यम रहता है, वो एक इंटरव्यू। और इंटरव्यू के दौरान वो आपको सिर्फ आपकी तकनीकी नॉलेज, जानकारी के बारे में ही नहीं परखते, वो आपको एक ऐसा एक इंसान की तरह भी आपको परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो आपको बाहर बुलाते हैं तो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि आप सिर्फ भारत का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, आप उनके कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके देश की जानकारी लेके या तो आप वापस आ रहे हैं या उनके देश में आप काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि संपूर्णतः एक बहुत अच्छा पुरुष या महिला हो जो उनके पास सीखने के लिए आए। बिल्कुल, यानी कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और वाकई में जब देश का प्रतिनिधित्व करना हो तो बहुत सारे आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए जिससे आपका देश जो है वो और ऊंचाइयों को छुए। साथ ही जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात की प्रोसीजर की, एक कैंडिडेट जो है, एक स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कि उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है? क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते होंगे, स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा रहते होंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ खास रहता है, खासतौर से विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप्स को लेकर? जी, अच्छी स्कॉलरशिप्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि मात्रा में बहुत कम होती है।
अच्छी स्कॉलरशिप्स में आपको अच्छी स्टाइपेंड मिलती है मंथली। तो हर आदमी चाहता है कि ऐसी स्कॉलरशिप मिले। तो क्या होता है कि अलग अलग स्तर पे एक छटनी होती रहती है जी। और उसके स्तर शुरू होते हैं पहले तो एक रिटन एग्ज़ाम के तौर पे। आप जब अप्लाई करते हैं तो कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि आपका जो बायोडेटा है वो पूर्णतः ठीक नहीं है उनके लिए। उसके बाद फिर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जब क्लियर कर जाते हैं फिर होता है एक इंटरव्यू, और कई बार होता है कि इंटरव्यू 2, 3 या 4 बार भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आपको विदेश नहीं जाना होता इंटरव्यू देने के लिए। आजकल फ्री इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से आपसे घर बैठे बात हो सकती है, और इतने में भी वो परख लेते हैं कि आप उनके काबिल हैं कि नहीं। बिल्कुल, काबिलियत यहाँ पर परख ली जाती है। और क्या कुछ लाभ है स्कॉलरशिप्स के, उन पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में, और एचपी लैब्स के कंसल्टेंट अतुल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अतुल जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि स्कॉलरशिप अगर एक बच्चे को पानी हो तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, और किस तरीके से उसको अपने आप को ओवरऑल तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन वाकई में एक सवाल जो आई एम श्योर कि सब लोग जानना चाहते होंगे, इनोवेशन एक कितना बड़ा फैक्टर होता है? आपके अंदर जो भावनाएं आती हैं, आपके अंदर की काबिलियत क्या है और क्या आप करना चाहते हैं, ये सब चीजें कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए? जी, बहुत अहम भूमिका है इनोवेशन की। उससे भी मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है हिंदुस्तान में जब मैं पढ़ता रहा कि हम भयभीत रहते हैं अपने अध्यापकों से पूछने से जी। और ये भय हटाना बहुत ज़रूरी है, उसी से इनोवेशन आता है। मैं सवाल बहुत करता था अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से, और किस्मत है कि ऐसे मुझे माँ बाप मिले, ऐसे अध्यापक मिले जिन्होंने हमेशा मुझे साहस दिया है और मुझे इनोवेशन की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा मुझे प्रेरित किया है। इसमें वक्त लगता है, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें ज़्यादा हैं, खुशियाँ कम रहती हैं, मगर दृढ़ता से आदमी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि विदेश में भी यही तकलीफ़ें वो भी झेलते हैं, इंसान सब हैं, तो यही मुश्किलें उनकी तरफ भी आती हैं। लेकिन जो आत्मविश्वास मैंने वहाँ देखा है और काम के प्रति जो एक उनके प्रति उनमें एक लगाव है, एक डिवोशन जो है, वो मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले इंजीनियर्स अब हैं वो भी अपने अंदर वैसी ही भावना लेके आगे बढ़ें। बिल्कुल, आने वाले इंजीनियर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि स्कॉलरशिप्स के लिए कितना स्कोप है यहाँ पर बच्चे के लिए, अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, कितनी जानकारी उनके पास यहाँ पर इकट्ठा है? जी, जानकारी की मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अभाव है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ के छात्रों में या बाहर के छात्रों में कोई कमी हो। बस जो माध्यम अवेलेबल है, सबसे ख़ास तौर पे इंटरनेट, और जो छत्तीसगढ़ से निकल के बाहर गए हैं आप उनसे टच में बने रहिए, उनसे पूछते रहिए। इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा साहस, इच्छा शक्ति से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको खुद जाके लोगों से पता करना होगा, चाहे इंटरनेट में देखना होगा, तभी आपको कोई जानकारी प्रदान करने की कोशिश भी करेगा। जी बिल्कुल, यानी कि जानकारी जुटाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के अलावा, और जैसा कि आपने बताया कि जो लोग पहले से ही बाहर जा चुके हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करने के अलावा, आपको क्या लगता है कि एक्सपर्टीज जो होते हैं, लाइक जैसे कि हमने देखा कि सेमिनार्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, क्या लगता है आपको कि एक्सपर्टीज कितना बड़ा रोल, विशेषज्ञ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं जानकारियाँ मुहैया कराने में और एक सही मार्गदर्शन करने में? जी, बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही सोर्स से सही जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आजकल बहुत कई बार लोग फंस जाते हैं गलत जानकारी के चलते। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिस देश में अगर आप आगे जाके पढ़ना चाहें, अगर आपके मन में पहले से ही तय है कि मैं
किसी देश में जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ आप एम्बेसी में कांटेक्ट करें, वहाँ जाके जानकारी लें। और फिर भी मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली या बंगलोर जैसे शहरों में आए दिन ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिनकी जानकारी यूनिवर्सिटीज़ में रहती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप पता करें, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वो जानकारी ना अवेलेबल हो तो आप उनसे कहें कि आप हमें ला के दें। तो ये जो एक फ़र्क है कि आप अगर वाकई में इच्छुक हैं बाहर जाने के या भारत में